हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक इन मेगा माइस ट्यूटोरियल। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर। हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसका जो नया टॉपिक है वो लेकर आए हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैपेसिटर से कितना पूछा जाना है और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाना है। ठीक है, तो कैपेसिटर की बात करें उससे पहले एक बात हम आपको ये बता दें कि कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तो हम आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो हम आपको फिजिक्स एज ए एग्जांपल लेके बता दें कि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो लोग अंडर प्रेशर हैं, ये सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इसको कंप्लीट कैसे किया जाए, उसको 1 मिनट देकर हम समझते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है। ओके, तो बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में क्या है कि आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो बच्चे करते क्या है कि कभी सिलेबस को नहीं देखते हैं कि सिलेबस क्या आ रहा है, वो बस इतना देखते हैं कि सर ने हमारे इतना कराया है तो हम उसको उतना करते चलें और सिलेबस से हमें देखना नहीं है। अगर सर ने बताया मतलब उनको फुल ट्रस्ट है सर पर, बट जब हम एक नज़र सिलेबस को देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उस पर वर्क कर लेते हैं, तो होता क्या है कि जो चीज़ें बड़ी बड़ी दिख रही होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। अब जैसे कि आज का टॉपिक कैपेसिटर है, तो इसको लेके समझते हैं कि कैपेसिटर में क्या पूछा जाना है। वैसे आप बुक उठाओगे तो आपको कैपेसिटर से बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सी थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ मिलेगा, बट इस साल क्या हुआ है, सिलेबस को रिड्यूस किया है। ऐसे ही हर टॉपिक से कुछ ना कुछ पार्ट रिड्यूस किया गया है। तो पहले हम कैपेसिटर में क्या पूछा जाने वाला है, क्या सिलेबस है, उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर में क्या पूछा जाएगा, जब आप सिलेबस देखोगे तो पाओगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नो डेरिवेशन ओनली फॉर्मूले, नो डेरिवेशन ओनली फॉर्मूले। तो हमें कैपेसिटर में कोई भी डेरिवेशन स्टडी नहीं करना है, हमें उसमें जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उनको स्टडी करना है, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को स्टडी करना है। ठीक है, और किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है उसके फॉर्मेट को समझना है। अब आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी XYZ, आप जैसे कि चैप्टर ले लो अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट का आप सिलेबस देखो, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, भले ही आपके पास 1 मंथ हो, लेकिन मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट, आप सिलेबस को अपने माइंड में फिक्स कीजिए। सिलेबस आपके माइंड में सेट हो गया तो आप समझ लीजिए आपने अपना आधा सिलेबस कवर कर लिया है, क्योंकि आपके पास एक फिक्स पैरामीटर आ जाएगा कि नहीं, मुझे सिर्फ इतना स्टडी करना है, इतने पे ही वर्क करना है। इंपॉर्टेंट ये है, जब वो आ जाएगा तो आपका माइंड जो भी चीज़ें हैं वो इजली और जल्दी जल्दी ले लेगा। एक ये रहेगा कि नहीं इसमें कुछ और है, वो जो माइंड के अंदर आएगा कि कंफ्यूजन आएगा कि और भी हो सकता है, वो और भी हो सकता है, वहाँ पे खत्म हो जाएगा और आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं जितना सिलेबस में मेंशन है उतना आएगा और उससे ज़्यादा आता भी नहीं है। ओके, सो कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर में क्या सिलेबस है उसको देखते हैं। कैपेसिटर का जो सिलेबस है तो मैंने बता दिया कि सिर्फ फॉर्मूला आएगा और डेरिवेशन नहीं आना। तो कैपेसिटर में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, नो डेरिवेशन, नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली, फॉर्मूला ओनली, ये लिखा हुआ है लास्ट में ब्रैकेट में। जब आप सिलेबस उठाओगे तो आपको ये मिलेगा नो डेरिवेशन, फॉर्मूला ओनली। तो जब कोई डेरिवेशन नहीं है तो इसके क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस MCQs में है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले पे वर्क करना है। ठीक है, थ्योरी पे वर्क करना है। MCQs में कैपेसिटर एक डेरिवेटिव चैप्टर है, बट डेरिवेशन दिया नहीं, सिर्फ फॉर्मूले दिए तो डायरेक्ट MCQs आ जाएगा, वेरी शॉर्ट आ जाएगा और शॉर्ट आ जाएगा, बट लॉन्ग नहीं आएगा, लॉन्ग नहीं आएगा। इसकी इतना आप समझ लीजिए, इससे लॉन्ग नहीं आएगा। क्या आएगा, MCQs बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट बन सकता है और शॉर्ट बन सकता है। शॉर्ट में न्यूमेरिकल आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी छोटा सा क्वेश्चन रख सकते हैं। तो वो सब अभी हम क्लियर कर लेंगे, तो आपका जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो जाएगा और माइंड में फिक्स हो जाएगा कि कैपेसिटर का सिर्फ इतना ही पार्ट पूछा जाना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये तो समझ गए कि कैसे MCQs वेरी शॉर्ट और शॉर्ट पूछेगा, लॉन्ग में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है आने की।
और कोई डेरिवेशन हमें डिराइव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले स्टडी करने। ओके, तो आते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछा जाएगा, इसको समझते हैं। हालांकि हम चीज़ों को डिराइव करके निकालेंगे, समझेंगे, बट हमें इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है इसको समझते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस, समझ गए, इट इज अ डिवाइस, आप सब जानते हो, इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज। ओके, या आप एनर्जी भी लिख सकते हो, मैं एनर्जी भी लिख रहा हूँ, चार्ज भी लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको समझेंगे एनर्जी क्यों। इट इज अ डिवाइस विच स्टोर्स चार्ज, ठीक है, जिसमें चार्ज स्टोर होता है उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ओके, तो अब कैपेसिटर है, कंडक्टर है, कंडक्टर एज अ कैपेसिटर वर्क कर सकता है, ये सब हम पढ़ते हैं, बट इसको देखते हैं कि कैपेसिटर को मेजर कैसे किया जाए, कौन सा कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक है, किसकी एबिलिटी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, उस टर्म को डिफाइन करने के लिए एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। और वो कैसे आता है, पहले हम उससे पहले वहाँ तक जाने से पहले सिलेबस में मेंशन है फ्री चार्ज और बाउंडेड चार्ज, ठीक है, फ्री चार्ज और बाउंडेड चार्ज ये सिलेबस में मेंशन है। मतलब जो सिलेबस में आपका गिवन पोर्शन है, मैं आपको बता दूं, फ्री चार्ज एंड बाउंडेड चार्ज क्या होता है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बट बाउंडेड चार्ज या बाउंड चार्ज आप देख लो, बाउंड चार्ज, बाउंडेड चार्ज मैंने लिखा, ठीक है, फ्री चार्ज एंड बाउंडेड चार्ज ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखो, जैसे कि हम मटेरियल को कैटेगराइज कर चुके हैं कई बार पिछले वीडियो में, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, बट यहाँ सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। किसकी बात करेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर की, इंसुलेटर जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक भी बोलेंगे, यहाँ पे इंसुलेटर मींस डाइलेक्ट्रिक। ओके, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। कंडक्टर किन्हें बोला जाता है, कंडक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, मटेरियल्स विच हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इंसुलेटर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मटेरियल विच है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड कंडक्टर। अब जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी कंडक्टिविटी उस कंडक्टर की ज्यादा होगी, अच्छी होगी, ठीक है। इट विल बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसको बोला जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं जो आउटर मोस्ट सेल में हो, आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल, इसी को वैलेंस सेल भी बोला जाता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल एंड वैलेंस सेल, ओके, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां से पाए जाते हैं। बट हमारा टॉपिक क्या है, फ्री चार्ज एंड बाउंडेड चार्ज क्या होता है, इसको समझते हैं। जैसे कि हमने एक मेटल लिया या मटेरियल लिया जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, ओके, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल हमने कॉपर लिया, क्या लिया, कॉपर लिया, कॉपर लिया, एल्युमिनियम ले लेते हैं, छोटा सा पार्ट, वो कंडक्टर भी है। एल्युमिनियम ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। कितना आ रहा है, एल्युमिनियम का क्या आ रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ओके, कितना आ गया ये 13। इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 13। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और हम देख लेते हैं BMG, सॉरी बोरॉन, एल्युमिनियम, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 + 8 13।
मुझे नहीं याद है कि एटॉमिक नंबर किसका कितना होता है, ठीक है, बट मैं इतना जानता हूँ, मैंने पीरियोडिक टेबल स्टडी कर रखी, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ जो मोस्ट फेमस एलिमेंट हैं उनके हम पता कर सकते हैं। ये मेरा है, ठीक है, कि बोरॉन का 5 है ग्रुप में, बोरॉन एल्यूमिनियम ऐसे आता है, गैलियम आता है, 8 कर दिया 13 आ गया, ठीक है। आप भी इसी तरीके से स्टडी करें, कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री भी हो। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, देखो मैं आपको पढ़ने का तरीका भी दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ने का तरीका भी दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम का क्या हुआ 13, 1s2 2s2 2p 6 4s2 सॉरी 3s2 4 में पहुंच गए, 3s2 3p 1 6 4 10 2 1 3 है। तो आप देख रहे हो वैलेंस शेल एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब एल्यूमिनियम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन, और ये एक इलेक्ट्रॉन आपने एटम से अलग कर दिया, आपने इस इलेक्ट्रॉन को एटम से ही अलग कर दिया। क्या कर दिया, एटम से अलग कर दिया। आपने इस इलेक्ट्रॉन को एल्यूमिनियम से अलग कर दिया है, उससे निकाल लिया है। वो क्या कर रहा था, आउटर मोस्ट शेल में फ्री था, घूम रहा था, ठीक है, बट आपने उसको एनर्जी देके बिल्कुल बाहर कर दिया, उस एटम से ही बाहर कर दिया, तो ये फ्री चार्ज में चला गया। किस में चला गया, फ्री चार्ज में। जब ये बाहर चला गया, बिल्कुल निकाल लियो आप रिएक्शन करके, तो ये आयन बन गया, एक पॉजिटिव आयन बन गया कि नहीं बन गया। ये जो पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये जहां पे है स्ट्रक्चर में, जहां फिक्स है वहीं फिक्स रहेगा। ये पॉजिटिव आयन कैसा चार्ज हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। कैसा चार्ज हो जाएगा, फिक्स्ड चार्ज हो जाएगा। इसी को बोलेंगे बाउंडेड चार्ज या बाउंड चार्ज। बात समझ गए, ये बंद गया है, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकता है, ये स्ट्रक्चर में जहां एटम रखा था एल्यूमिनियम का वहीं रखा रहेगा, ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। बट इसको आपने एटम से ही अलग कर दिया। जैसे ये मार्कर है, मार्कर से ये मान लीजिए कैप फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने अलग कर दिया, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हो, बट मार्कर में ये जो इसकी टिप लगी हुई है ये इससे बाउंडेड है, ये अलग नहीं होगी, ठीक है। तो वैसे ही जब ये पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ, ये अलग नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड एज अ फिक्स्ड चार्ज वर्क करेगा। इसी को बोला जाता है बाउंड चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन आपने अलग कर दिया वो क्या हो गया, फ्री चार्ज हो गया। अगर आपसे पूछे तो आप एग्जांपल में ऐसे दे सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉजिटिव आयन है वो एज अ बाउंड चार्ज वर्क करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री चार्ज वर्क करता है। जैसे क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू में डाल सकते हैं। क्वेश्चन में डाल दूं, अगर क्वेश्चन डालना हो तो क्या डाल दूं, बाउंड चार्ज विल बी ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन ए, Na+, मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम मेटल लिया। बी Na-, माइनस तो नहीं होता है कुछ भी, सोडियम ले लिया। सी N इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी नन ऑफ दीज। इस तरीके से कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो पॉजिटिव आयन बनकर आएगा वो बाउंड चार्ज होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, ऐसा ही आए, बट इस तरीके से आ सकता है। सिर्फ हमें उससे जो कंक्लूजन पे आना है, वो कंक्लूजन ये है कि जो पॉजिटिव आयन बनेगा वो बाउंड चार्ज होगा, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री चार्ज वर्क करेगा। ओके, सो ये था फ्री चार्ज एंड बाउंडेड चार्ज। अब आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ये बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही देखिए, सिलेबस आप हर टॉपिक का देख कर जाइए। पहले आप माइंड में सिलेबस फिक्स कीजिए। गलती हम ये करते हैं कि हम सिलेबस पे जोर ही नहीं देते हैं और देखते हैं कि और इसमें ज़्यादा आ सकता है। हमारे दिमाग में
ये नहीं देखते हैं कि नहीं इतना ही पोर्शन आना, इतना ही स्टडी करना है। वो ऑलवेज माइंड हमारा सोचता है कि नहीं इससे बाहर का ना आ जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर का आ जाए। ठीक है, सो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए आते हैं हम। कैपेसिटेंस समझने जा रहे हैं क्या होता है कैपेसिटेंस। ठीक, कैपेसिटेंस क्या होता है कि जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में अगर हमें चार्ज स्टोर करना होगा तो वो कैसा स्टोर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक ये कैपेसिटर लिया, ठीक है, ये एक कैपेसिटर लिया, अब हमें इसको चार्ज करना है। ठीक है, चार्ज कर रहे हैं, एक बैटरी लगा के इसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब इसको हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, इसको एनर्जी हम दे रहे हैं। चार्जिंग का केस आ गया। ठीक है, जो हम इसको चार्ज करेंगे, चार्जिंग, ठीक है, जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है ये अपने साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ला रहा है कि नहीं ला रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये जो, और ये मेजर कैसे करेंगे, वर्क डन के थ्रू। किसके थ्रू, वर्क डन के थ्रू। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही इसमें स्टोर होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें स्टोर होगी, मतलब जो एनर्जी आप ले रहे थे, ठीक है, बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इसमें स्टोर होगी किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी में। किस फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, स्टोर हो रही है। ठीक है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही। बात समझ में आई। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रही है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में जा रही है, चार्ज के फॉर्म में। किस फॉर्म में, चार्ज के फॉर्म में ये मूव कर रही। ठीक है, चार्ज हमारा Q है, चार्ज के फॉर्म में जा रहा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जा रही है, चार्ज फ्लो हो रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है, वो पोटेंशियल वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। मतलब ये जो चार्ज आप इसको कैपेसिटर को दोगे तो इसका ये निकल कर आएगा कि इसका वोल्टेज बढ़ेगा। इसका वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा, इसका वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर्ड इसमें बढ़ेगी। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इसमें बढ़ेगी, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज हम देंगे उतना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। ओके, उतना ज़्यादा वोल्टेज प्लेट के बीच में बढ़ेगा। ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कैसे बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है। अगर आप ये Q ले लो, ये V ले लो, तो ये लीनियरली बढ़ रहा है। ओके, इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली। ओके, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये बात समझ में आई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ओके, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो Q फॉर्म में जा रही है, चार्ज के फॉर्म में जा रही है। वर्क डन क्या होगा, इसका अपना एक वोल्टेज होगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये एनर्जी इसमें स्टोर होगी हाफ CV² के फॉर्म में। तो ये Q, ये तो बैटरी का वोल्टेज है, V डैश आप ले लो, इट इज वोल्टेज ऑफ बैटरी। तो Q, ये जो QV है, ये Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V आएगा, ये तो कांस्टेंट आएगा। यहां भी ये फिक्स है, बैटरी जितने वोल्टेज की लगा दी आपने लगा दी, मैटर क्या कर रहा है, ये Q और ये V। ठीक है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा C। ठीक है, तो यहां से ये C इज इक्वल टू Q/V, इसी को बोलेंगे कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, ये डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है आपसे। ये तो मैंने समझा दिया कि एक्चुअल में होता क्या है,
ये चीज़ आपको आई थिंक ये नए फॉर्म में पता चल रही होगी, समझ सकते हैं, बट कोई हमारा एम है क्वेश्चन कैसे पूछा जाना उसको समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन से आपसे डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ सकता है, ये ग्राफ भी पूछ सकता है, ओके। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आ गया, इसकी यूनिट पूछेगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फैरेड एफ। अब यूनिट तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं, यूनिट डायरेक्ट पूछेगा नहीं, तो 1 फैरेड की डेफिनेशन पूछ देगा। 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम, इट इज द रेशियो ऑफ 1 कूलम चार्ज टू द 1 वोल्ट वोल्टेज। 1 कूलम लिख रहा है मैं इसको, कूलम पर 1 कूलम पर 1 वोल्ट, मतलब 1 फैरेड को अगर डिफाइन करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज 1 फैरेड, ओके। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, वो कैसे निकालोगे, बहुत इजी है, हम याद करवाएंगे ही नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, C इज इक्वल टू क्यू, क्यू की यूनिट क्या होती है, हमें C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, Q का कूलम, वोल्ट, ये V है, वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट वोल्ट, लिख दें कूलम वोल्ट, इसको C/V, ठीक है। कूलम क्या होता है, चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल टू IT होता है, I इज अ फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, AT, तो कूलम के डायमेंशनल फॉर्मूला AT, आप लिख दो AT। वोल्ट क्या होता है, अभी हमने लिखा है W इज इक्वल टू QV, सो W/Q, वोल्ट क्या हो जाएगा W/Q, और वर्क डन आप जानते हो जूल पर कूलम हो जाएगा, जूल पर कूलम मतलब जूल कूलम स्क्वायर पर जूल, ये यूनिट आ जाएगी। अब यहाँ जूल कूलम स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दो, जूल की यूनिट mL/T-2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, m ऊपर जाएगा m-1, l ऊपर जाएगा l-2, इसका स्क्वायर करोगे T2 और T-2 T की पावर 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर A2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आया। ये पूछ सकते हैं आपसे MCQs में, ठीक है, MCQ में इस तरीके से छप सकता है, बात समझ में आई। ये था कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, बात समझ में आई, फॉर्मूला कैसे आया है और कैपेसिटर का वर्क क्या होता है, ठीक है, वो समझ लिया हमने। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये इस तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो फंडामेंटल समझिए, रटिए नहीं, अगर आप रट के जाओगे ठीक है, रट के वो जो आप रट कर गए हो ना वो ना आया तो MCQs के लिए आप रट नहीं सकते हो। MCQs वेरी शॉर्ट के लिए आपका फंडामेंटल क्लियर हो, क्योंकि कितने नंबर ऑफ MCQs नंबर ऑफ वेरी शॉर्ट्स होते हैं, लॉन्ग में तो फिक्स होता है कि ये पोर्शन आना है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप कर लोगे, ठीक है, वो सब कर लेंगे। प्रॉब्लम MCQs एंड वेरी शॉर्ट्स में आती है। अब देखिए ये हो गया, हमें डेरिवेशन तो करने नहीं, सिर्फ फॉर्मूले स्टडी करने हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, अब कैपेसिटेंस होता क्या है, कैपेसिटेंस इट इज मेजर ऑफ एबिलिटी। अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, कैपेसिटेंस इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, it measures its ability to store charge, ये कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटी आप कह सकते हो, ठीक है। इट मेजर्स इट्स एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ये था कैपेसिटेंस। अब देखते हैं ये C की हमें डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करनी। तो सबसे पहले C की वैल्यू किसके लिए हमें कैलकुलेट करनी है, सबसे पहला केस लिया फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर, फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर। इसके लिए क्या आता है, फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर, डेरिवेशन नहीं करना बट समझ लेते हैं। हमें पता है C इज इक्वल टू Q/V होता है, ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर C इज इक्वल टू Q/V होता है। अब इसे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों याद करो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ चुके होंगे कि कोई स्फीयर है, अगर हम उसको चार्ज देते हैं तो उसकी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं होता है, और अगर इस
स्फेयर की रेडियस r है तो वोल्टेज कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। चार्ज q लिया हमने, q बाय r। होता है कि नहीं होता है? इतना होता है। इतना तो इजी सा फॉर्मूला आप सबने इतना घोटा होगा कि याद होगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r आप इसी में उठा के रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r। q से q गया और ये पूरा जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो आ गया c। रटना पड़ा? कुछ भी नहीं रटना पड़ा, आ भी जाएगा वेरी शॉर्ट में। तो आप इतना कर सकते हो, डेरिवेशन नहीं फॉर्मूले से लेना देना है, लेकिन फॉर्मूला भी याद करना है क्या हमको, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसमें एमसीक्यू छप सकता है कि फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर c और r कैसे वेरी करते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ से c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r मीन्स एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये कर्व पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, या वेरी शॉर्ट में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r फॉर एन आइसोलेटेड स्फीयर। ओके, ये बात समझ में आई आप सबको? ओके, छोटा सा था, अब आगे देखते हैं। ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, हम आपको बता दें, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बट यही है कि आपको पता होना चाहिए कि कितना वर्क हमें करना है, कितनी एनर्जी किस टॉपिक पे हमें स्पेंड करनी चाहिए। अब देखते हैं कि डिपेंड किस पे करता है। ये जो कैपेसिटेंस है, ये जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर निकाले वो डिपेंड किस पे करता है। एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं, फैक्टर्स ऐसे लिखो, फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। ये सारे एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जितना डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस डिपेंड्स। ओके, सबसे पहला फैक्टर क्या है कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड किस पे करता है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। ओके, और कैसे डिपेंड करता है ये भी देखना है, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। अब शेप एंड साइज आया तो इस शेप एंड साइज में लेना है हमें एरिया से। किससे लेना देना है, एरिया से। तो ये जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ओके, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नंबर 2, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स या बिटवीन कंडक्टर्स, आप प्लेट्स ना लिखो, बिटवीन कंडक्टर्स लिखो, बिटवीन कंडक्टर्स। कहने का मतलब ये है कि एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, प्लस माइनस, ठीक है। प्लेट आप लिख लो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, अगर ये डी डिस्टेंस है तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर आप इस प्लेट को दूर लेकर चले जाओ, जितनी डिस्टेंस आप बढ़ाओगे इनके बीच की, उतनी कैपेसिटी कंडक्टर की क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। एक कंडक्टर कैपेसिटेंस जैसा वर्क कब करता है, कब करता है, जब उसकी जो कंडक्टिविटी के की वैल्यू है वो इनफाइनाइट पहुंचा दी जाए, ठीक। तो अभी इसको देखो, से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। थर्ड पार्ट आया ऑन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ऑन डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर पे भी, जैसे कि इस कैपेसिटर में हमने फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया के, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है ऑन डाइलेक्ट्रिक। तो डिपेंड कैसे करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑन डाइलेक्ट्रिक के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अब आप देखो ये तीन फैक्टर ऐसे निकल कर आए जिसपे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, इंपॉर्टेंट फैक्टर। और भी हो सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कौन सा डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, किस डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो है प्लेट के, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इससे एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये आप समझ गए। अब जैसे फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग देखते हैं, ये रब करते हैं, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे कि क्या होता है ना। फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपसे वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी आस्क्ड आइदर इन वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। ओके, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, इसके बीच की डिस्टेंस d है, प्लेट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, ये a है, और इसके बीच एक मटेरियल फील्ड है के डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो क्या होगा, आप ये रिलेशन कंबाइन करोगे तो k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल O इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, तो कंबाइन कर दोगे तो क्या निकल कर आएगा, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K A बाई D। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक एप्सिलॉन आएगा और ये रिलेशन ये निकल कर आएगा। बात समझ गए, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ पे आना था। ठीक है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें और कंप्लीटली फिल्ड हो, अगर एयर कर दो, आप क्या कर दो, एयर कर दो, यहाँ पे एयर है या वैक्यूम की बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू इसके लिए 1 हो जाएगी और जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा। बात समझ में आई, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकता है और फॉर्मूला भी पूछ सकता है। ठीक है, आपको सारा डाटा गिवन होगा, सिर्फ आपको ये कैलकुलेट करना होगा और कुछ नहीं। ठीक है, और देखते हैं इसी में केस। अब देखिए, अब जैसे ये स्लैब कंप्लीटली फिल्ड थी, बट ये कंप्लीटली फिल्ड ना हो, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ हाफ में एयर हो फिर स्लैब हो, इस तरीके से इसका के, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इट विल माइनस। ओके, तो अब क्या होगा, अगर इसकी कंप्लीट डिस्टेंस आप d ले लो, ये t ले लो, तो इस केस के लिए जो कैपेसिटेंस और एरिया सबका, ये वाला जो पोर्शन एरिया का है ये एरिया, तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस जो निकल कर आएगा वो k एप्सिलॉन नॉट A, k नहीं होगा क्योंकि k अलग से है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी प्लस टी बाय के, ये रिलेशन निकल कर आएगा। डायरेक्ट रिलेशन आपको ये लर्न रखना है क्योंकि हमें डेरिवेशन नहीं करने हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वर्क करना है। ओके, हमें सिर्फ और सिर्फ
फॉर्मूले पे वर्क करना है। तो जो कैपेसिटेंस आएगा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के होगा। अब इससे कई केस आते हैं, तो ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट कोई भी एक केस आ सकता है। केस कैसे, इससे ये डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। फॉर, अब इससे पहला फॉर व्हाट, अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो, कंप्लीटली फिल्ड हो मतलब के से कंप्लीटली फिल्ड हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो टी है इसको आप टी इज इक्वल टू डी कर दो। फॉर टी इज इक्वल टू डी, फॉर टी इज इक्वल टू डी कर दो तो क्या निकल कर आएगा, इसमें रखिए सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के, ये जीरो हो गया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। जब आप पूरा फॉर टी इज इक्वल टू डी के लिए क्या हो जाएगा कि कंप्लीट स्लैब ये पूरी तरीके से फिल है, ठीक, के से। ये दूसरा केस क्या हो जाएगा, फॉर व्हाट, जब एयर हो जाए, टी जीरो हो जाए, टी जीरो हो जाए तो आप इस फॉर्मूले में टी जीरो रखो, टी जीरो रखो तो सी क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी आ गया। थर्ड केस क्या है, ये फॉर्मूले हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है। थर्ड केस क्या है, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, सोचिए, और कुछ बन सकता है। ये तो जनरल केस हो गया जब ऐसा हो, जब कंप्लीटली हो और जब सिर्फ एयर हो, तो इतना आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मेटल हो, ये फॉर मेटल मेटल स्ट्रिप हो, फॉर मेटल स्ट्रिप, ये मेटल का हो तो इसके लिए k की वैल्यू आप इनफाइनाइट रख दोगे। तो जब k की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। जो कैपेसिटेंस होगा वो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी। ये भी MCQ के लिए बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फॉर मेटल स्ट्रिप बोल दिया, इंसर्ट कर दिया है, जिसकी के गिवन नहीं, सिर्फ आपको इस जनरल रिलेशन में इस इक्वेशन में रख के निकाल देना है, ठीक है। तो ये है कैपेसिटेंस कि जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था उसको देखते हैं, क्या है वो फॉर्मूला, उसको समझते हैं। फॉर्मूला निकालना है कि एनर्जी स्टोर कितनी होती है, एनर्जी स्टोर कितनी होती है किसी कैपेसिटर में। आपने वो देखा था कि जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको एनर्जी दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है कितनी स्टोर हो रही है उसका भी कैलकुलेशन करना है। कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ये हेडिंग है, ठीक है। इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है, ये U अपॉन हाफ सी वी स्क्वायर होती, ठीक है। U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। हमें C तो रखना ही है बट V के प्लेस पे हम Q बाई सी रख सकते हैं, इसमें आप रखिए। तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू क्यू बाई सी का स्क्वायर, C स्क्वायर है अपॉन में C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इससे एक और एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, समझ गए। तो दो रिलेशन निकल कर आए, इसमें आप Q स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हो। आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी डाटा दे के क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, वेरी शॉर्ट और MCQs में, ओके। Q स्क्वायर बाई 2C, कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे आते हैं। देखो एक एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कैसे क्या है, और इसमें ज़्यादा इतना है नहीं कि प्रेशर लिया जाए।
डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इसको जो ये के है ना, यही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। के को ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये देखते हैं। इसके डेफिनेशन के लिए क्या करना है कि आप एक कैपेसिटर लो प्लस माइनस, और अभी ये वैक्यूम है, एयर है, यहाँ पे क्या है एयर, मीन्स के इज इक्वल टू 1, ठीक है। कैपेसिटर और सी नॉट है, सो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। फिर आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दो इसमें, ठीक है, कंप्लीटली फील्ड है, के है इसका डाइलेक्ट्रिक के लिया, इसका जो कैपेसिटर होगा वो के कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा कि नहीं होगा? तो आप एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के प्लेस पे सी नॉट रख सकते हो। क्या निकल कर आया? C इज इक्वल टू के सी नॉट, आया कि नहीं आया? C इज इक्वल टू के सी नॉट, तो K क्या आया? C अपॉन सी नॉट। ऐसे ही आप इसको डिफाइन कर दोगे, ठीक है। इट इज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड in between capacitor plate to the capacitance for air, ठीक है, in air या for air। तो इस तरीके से आप अगर फिगर बनाकर ऐसे कर दोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, और मिलेंगे क्योंकि आप समझ रहे हो करना क्या है, ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस फॉर डाइलेक्ट्रिक टू द कैपेसिटेंस फॉर वैक्यूम, ठीक है। तो ये रेशियो होता है तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, ये होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ओके। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से एक और थ्योरी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, दिया होगा, जो कि शॉर्ट में आने के चांसेस हैं, बट जितना एमसीक्यूज में बन सकता है ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, ओके। ये फॉर्मूले का कोई भी वैल्यू देगा आपसे पूछ देगा, ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। अब आते हैं कैपेसिटेंस का एक और फॉर्मेट है सर्किट सॉल्व करने के लिए भी कैपेसिटेंस से आ सकता है, तो डिफरेंट सर्किट हो सकते हैं, उनको समझते हैं, ठीक है। बहुत कम सिलेबस है, कैपेसिटर को रिड्यूस कर दिया गया है, डेरिवेशन नहीं डाले गए हैं, नहीं तो अदरवाइज जितने भी रिलेशन हमने निकाले हैं उनको डिराइव करके आपको बताते। अब आते हैं सर्किट पे। सर्किट की बात आई तो सर्किट पे आते हैं, और सर्किट जैसे रेजिस्टेंस सर्किट सॉल्व होते हैं वैसे ही कैपेसिटेंस के भी होंगे, बट वो कॉम्बिनेशन का होता है, रिवर्स होता है, ठीक है, रिवर्स होता है। सर्किट पे कैसे प्रॉब्लम आएगी उसको भी देख लेंगे। अच्छे से काम करते रहिए और बता दीजिएगा, अभी आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे होंगे, जो आने वाले आप लोग उसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, बट अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए भी कुछ मटेरियल चाहिए या इजी वे में आप उसको टाइम देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ओके। तो अब देखते हैं सर्किट, ठीक है। सर्किट देखना है हमको, तो सर्किट में जब कैपेसिटर आएंगे तो कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हमें दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे, एक सीरीज मिलेगा और एक पैरेलल मिलेगा। सीरीज के केस में क्या होगा, प्लस ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव, इसमें चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका वोल्टेज V1 V2 V3, तो आपको पता है वोल्टेज इज स्केलर क्वांटिटी, हमें इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, तो हमें पता है वोल्टेज क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 क्या हो जाएगा, चार्ज तो सब में सेम फ्लो कर रहा है, V1 क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू CV
तो V क्या हो जाएगा, Q बाय C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, Q कॉमन कर लो, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर हम एक इक्विवेलेंट C ले लें चार्ज, तो उसमें भी Q, मतलब इसको रिप्लेस कर दें, एक इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट ले लें जो कि C के इक्वल है, इसमें भी तो चार्ज Q ही फ्लो कर रहा होगा। तो इसका जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। यहाँ पे रख दो आप Q बाय C, तो आप देख रहे हो ये कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 1 बाई C क्या हो जाएगा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, इस तरीके से जितने लगे होंगे आ जाएंगे। रेजिस्टेंस में क्या होता था, डायरेक्टली ऐड हो जाते थे, मतलब ये रेजिस्टेंस का अपोजिट है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा Q1 Q2 Q3 में। वोल्टेज A, आप यहाँ A ले लो, B ले लो, A टू B सब में सेम होगा, वोल्टेज सेम होगा। इसका C1 है, इसका C2, इसका C3। तो जब वोल्टेज सेम है बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, चार्ज Q जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फंडामेंटल फॉर्मूला लगाना है हमको, और सबका वोल्टेज V होगा, हमें पता है वोल्टेज क्या होगा, V होगा। तो Q1 क्या हो जाएगा यहाँ से, Q इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। और इक्विवेलेंट, इसी का इक्विवेलेंट बिल्कुल ऐसा ही ले ले, तो Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। यहाँ पे आप CV रख दो, अब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V है कि नहीं। तो ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो V C1 प्लस C2 प्लस C3 और V कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस, मतलब पैरेलल में क्या होते हैं, डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है, उसको देखते हैं। तो जैसे व्हीट स्टोन का केस आता था रेजिस्टेंस के केस में, वैसे ही व्हीट स्टोन का केस कैपेसिटर में भी सॉल्व होता है। ठीक है, अगर व्हीट स्टोन बैलेंस्ड है तो वो जो रिडंडेंट एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगा हुआ है या रजिस्टर लगा हुआ है, वो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, उसको कंसीडर नहीं करते हैं। उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन पे भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इतना इजी नहीं आएगा। कुछ सर्किट देख लेते हैं। जैसे व्हीट स्टोन की बात करें, व्हीट स्टोन में क्या होता था, अगर बैलेंस है तो जैसे रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे हमने कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस एक ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्टेड है बैटरी से। इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये बीच में लगा हुआ है R5। तो अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है, मतलब बैलेंस का मतलब हो गया कि R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4 है। जब ये कंडीशन आ जाएगी, आप करोगे तो R5 को क्या कर दोगे, हटा दोगे, मतलब R5 इग्नोर कर दोगे आप। ठीक, इग्नोर्ड। जैसे कि यहाँ पे हमने दे दिया 2, इसको सॉल्व करना है। अब ये बैलेंस है, इसका एक प्रैक्टिकल ले लें कि हमने एक ये सर्किट लिया, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 ओम है। ठीक है, अब इस केस में आर इक्विवेलेंट पूछा जाए कि आर इक्विवेलेंट बताइए, तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये बाय ये 2/5 इज इक्वल टू 2/5 आ रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड है, इट इज बैलेंस्ड, इट इज
बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो इस केस में ये जो सर्किट है ये कैसा हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, मतलब ये इस तरीके से, ये 2 ओम 2 ओम 5 ओम 5 ओम, सीरीज वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 5 5, तो फिर इसको आप इक्विवेलेंट इसका बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक 4 का लगा दोगे और एक 10 का लगा दोगे, ये दोनों पैरेलल है, सॉल्व कर लोगे आप ब्रदर, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही केस में अगर यहाँ रेजिस्टेंस के प्लेस पे कैपेसिटर लगाओ, कैपेसिटर लगा दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो अगर बैलेंस्ड है ये बीच वाला आप इग्नोर कर दोगे, ये सिचुएशन आ रही है तो फिर ये इग्नोर करके यहाँ जितने रेजिस्टेंस हैं कैपेसिटर कर दोगे। सीरीज के लिए जो केस बनता है आप सीरीज के लिए लगा दोगे जो फॉर्मूला डिराइव किया है, और पैरेलल के लिए जो केस बनता है आप पैरेलल के लिए कर दोगे। ठीक है, ये होता है कैपेसिटर के केस में। बात समझ में आई, मतलब बिल्कुल वैसे ही होता है, सिर्फ कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस में पैरेलल होता है वैसे ही फॉर्मूला कैपेसिटर में सीरीज में लग रहा होता है। ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन वाले मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इनकी पूछे जाने की। ओके, और इसको इस सर्किट को डायरेक्ट ऐसे ना देकर दूसरे वे में देते हैं, उसको भी समझ लेते हैं कि वो कैसे देते हैं, ऐसे ना दे करके दूसरे वे में भी देते हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे एक सर्किट ये ऐसे दे देंगे आपको, ये ऐसे कनेक्टेड होगा, ये इस तरीके से कनेक्टेड होगा। तो अब आप देखो इसको अगर हम बनाए तो ये तीनों पैरेलल में आ रहे होंगे। कैसे, पॉइंट नेम दे दो, A B C D, A B C D ऐसा कर दो। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, A to C कोई नहीं है, बट A to B एक है, फिर B to C एक है, मतलब A to C आप यहाँ आए, फिर A to C आप यहाँ आए, और B to C आप यहाँ आए। A to C कुछ नहीं लगा है, बट A to B ये लगा है, फिर B to C कुछ लगा हुआ है तो वो भी पैरेलल में आएगा, और C to D, मतलब ये तीनों पैरेलल केस में सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, ये तीनों, ये A to B है, सॉरी A to C में एक लगा हुआ है, फिर ये B to, उल्टा लिख दिया क्या, इसको ऐसे समझो, एक और इसमें कैपेसिटर आप ऐड करो इस तरीके से। ठीक है, अब व्हीट स्टोन बनेगा। तो आप देखो A to C एक लगा हुआ है, ठीक है, A to C में एक लगा है, फिर C to D में एक लगा हुआ, हमने लगा दिया। ठीक है, A to B एक लगा हुआ है, और फिर C to D वाला A to B लगा है, फिर B to D भी एक लगा हुआ, B to C लगा है, C to D लगा है, तो B to C, ये B to D एक लगा हुआ है, और एक B to C लगा है, B to C लगा है कि नहीं लगा है, इसको आप AC ऐसे लिखो इस तरीके से। ठीक है, अब B to D लगा हुआ है, देख रहे हो, A to B वाला ये है, ठीक है, फिर B to D वाला ये लगा है, और A to C वाला ये लगा है, C to D वाला ये लगा है, और एक B to C लगा है, तो ये बना दिया। अब देख रहे हो ये सर्किट ऐसे आ सकता है, तो इसको हम इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, और जो व्हीट स्टोन ब्रिज की प्रॉपर्टी है उसको लगा देंगे। ठीक है, बाकी सारे जैसे आप रेजिस्टेंस के सर्किट सॉल्व करते हो वैसे ही कैपेसिटर के सारे सर्किट सॉल्व करोगे। सिर्फ फॉर्मूला का चेंज होगा कि जो रेजिस्टेंस का सीरीज वाला जैसे आप लगाते हो वैसा पैरेलल में लगाया जाता है कैपेसिटर। ओके, तो ये था जितना कैपेसिटर से रिलेटेड सिलेबस या फॉर्मूले वगैरह थे सारे हमने डिस्कस कर लिए। अब आपको थोड़ा सा वर्क तो करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा टाइम पे करके इसको अच्छे से कर लोगे तो आपके पास एक
मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने एक टॉपिक को प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आप इसको अच्छे से करें और भी जितने पुराने सारे टॉपिक का क्रैश कोर्स जो है वीडियो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन है जो थ्योरी है वो डिस्कस की जा चुकी है। ठीक है, आप उस पर वर्क करें, प्रॉपरली वर्क करके जाएं, कॉन्फिडेंट होकर जाइए, आप 100% मतलब बहुत अच्छा करके आओगे। ठीक है, 90+ होगा अगर आप अच्छे से वर्क करोगे, मैं तो चाहता हूँ 100 हो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसे ही एक टॉपिक लेकर आएंगे, आपके माइंडसेट में उसको फिट करेंगे ताकि आप प्रेशर को, जो आप पे प्रेशर आ रहा है उसको आउटपुट में कन्वर्ट करो। ठीक है, प्रेशर भी एक तरीके का फोर्स है, एक एनर्जी है, वो वेस्ट ना हो, उसको यूटिलाइज करें हम, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको कन्वर्ट करने की या ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे इन आउटपुट। ओके, लॉस कम हो। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।